फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से बाजार में भयंकर गिरावट का दौर जारी है और इस वजह से लोगों के पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। आप यूँ देखो तो ऊपर के लेवल से करीब 9000 पॉइंट सेंसेक्स गिर चुका है और इतनी बड़ी गिरावट के बाद तो हर किसी के पोर्टफोलियो में लॉस होगा ही, ये लाजमी है, क्योंकि बड़े बड़े स्टॉक भी गिर चुके हैं। तो ऐसे में अब क्या करना चाहिए? क्या इस पोर्टफोलियो को पूरा का पूरा बेच के लॉस बुक करके निकल जाए या फिर डिप में खरीदारी करें? बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे आपने देखा होगा कि फ्राइडे के दिन इंटरनेशनल मार्केट तो बहुत शानदार तेजी के साथ दौड़े, लेकिन अभी हमारा 2-3 दिन के लिए बाजार बंद है, तो उसका असर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की बहुत सारी राय निकल के आ रही है। सबकी राय इस वीडियो के माध्यम से हम लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बाजार में हमें क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनाए जिससे आने वाले समय में अच्छा खासा प्रॉफिट मिले, जो हमारा लॉस हुआ है वो भी कवर हो जाए। तो अच्छे से आप वीडियो देखें, सारी संभावना आपको समझ में आ जाएगी और आपको क्या करना है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार गिरावट से जो इन्वेस्टर है वो बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि गिरावट का कोई अंत नहीं दिख रहा है। 18 अक्टूबर 2021 को सेंसेक्स करीब 61,765 के ऊपर के स्तर पर पहुंच गया था और फिलहाल अभी 52,793 पर है। यानी आप देखोगे तो उसकी जो पिक थी उससे 8,923 अंक गिर चुका है, यानी बहुत बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। और यूक्रेन रशिया के युद्ध के बाद में काफ़ी दबाव में हमारा बाजार, इन्वेस्टर भी परेशान है और ऊपर से IPO मार्केट में भी इसका असर देखने को मिला। आपने देखा होगा LIC का जो IPO है उसको भी बहुत ज़्यादा इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और GM भी उसका माइनस में चल रहा है। पिछले 3 महीनों में बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के शेयर भी गिरे। इंडिया बुल्स हाउसिंग, हिंदाल्को, वेदांता, बजाज फिनसर्व्स, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, L&T, विप्रो जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां भी लगातार इस मार के शिकार हो गई और बहुत बड़ी बड़ी गिरावट हुई है। 11 फरवरी से 14 अप्रैल के बीच में यहाँ पे 17% लेके 41% की इन शेयरों में गिरावट हो चुकी है, यानी बड़े शेयर भी इस गिरावट से नहीं बच पाए। अब सबसे बड़ी बात है कि इस गिरावट का जो असर है वो उसके इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में पड़ा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें और गिरावट का डर सता रहा है। ऐसे में जो बड़े इन्वेस्टर है शंकर शर्मा, उनकी तरफ से 80-20 का एक रूल अपनाने की सलाह दी गई है। उनका मानना है कि ज़्यादा गिरावट की स्थिति में ये रूल अगर इन्वेस्टर अपनाएंगे तो उनको लॉस कम हो सकता है और उनका कहना है कि ऐसे मुश्किल घड़ी में आपको 80-20 का रूल्स अपनाना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में 80% हिस्सा उन कंपनियों का होना चाहिए जो मजबूत दिख रही है फिलहाल, और 20% ऐसी कंपनियाँ उस पोर्टफोलियो में होनी चाहिए जो शेयर काफ़ी गिर चुके हैं और वहाँ पे अच्छी वैल्यूशन दिख रही है, तो यहाँ पे निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। तो इस तरह से उन्होंने 80-20 का एक फॉर्मूला बताया, यानी 80% आपको मजबूत कंपनियों के शेयर खरीदने चाहिए जो इस समय काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दे रहे और मजबूत दिख रहे, लेकिन 20% ऐसे स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं लेकिन उनकी वैल्यूशन अच्छी लग रही है और उनके फंडामेंटल मजबूत है। तो ऐसे स्टॉक में अगर आप दाव लगा कि ये 80-20 का अगर फॉर्मूला अपनाओगे तो आपको लॉस नहीं होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इसका उलट करते हैं। जो मजबूत शेयर है उनको तो बेच देते हैं जहाँ पे थोड़ा सा उनको, और जो कमज़ोर शेयर है वो उनमें दाव लगाने की कोशिश करते हैं, इस वजह से उनको ज़्यादा लॉस हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय काफ़ी मजबूत लगे जैसे पावर ग्रिड, ITC, NTPC, गेल, M&M, UPL, बजाज ऑटो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोल इंडिया, इन शेयरों में तेजी आई है। ये शेयर 1.5% से करीब 14% तक बढ़े इस गिरावट के माहौल में भी, और ये स्टॉक काफ़ी मजबूत है। ऐसे आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होने चाहिए। तो गिरावट भी होती है तो आपके जो निवेश है उसको ये बचा के रखते हैं। अब यहाँ पे 5paisa.com की तरफ से रुचि जैन की जो सलाह है, उनका कहना है कि इस समय बाजार में आप जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं, बाजार के बॉटम को आउट होने का निष्कर्ष अभी न निकालें, यह न समझे कि बाजार अपने बॉटम से आउट हो गया है। रुचि जैन का कहना है कि बाजार के सेक्टरल इंडेक्स ने अभी तक किसी भी ट्रेंड रिवर्सल के या बॉटम होने के संकेत नहीं दिए। बैंकिंग इंडेक्स में हफ्ते शुरुआत के दौरान तुलनात्मक रूप से मजबूती देखने को मिली थी, लेकिन अंत में एक्सपायरी के दिन वहाँ पर भी दबाव आ गया। ऐसे में बाजार में अभी भी निगेटिव ट्रेंड बना हुआ है, इसके रुख में सकारात्मक बदलाव आने में कोई संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे। ऐसे में आपको जल्दबाजी में बॉटम फिशिंग करने से बचना चाहिए, यानी अभी भी बाजार में दबाव का माहौल बना हुआ है, इसको आप बॉटम न समझें। अभी जिस तरह से ब्याज दर बढ़ रही है तो लोग इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जगह पे दूसरी कहीं और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो फिलहाल उनको अमेरिकी डॉलर अच्छा लग रहा है और जो मार्केट का निवेश है वो अमेरिकन डॉलर की तरफ जा रहा है और इस वजह से भी काफ़ी पैसे बाजार से निकल रहे हैं।
और कमोडिटी की कीमत है वो लगातार कम हो रही है। आप देखोगे इस वजह से काफ़ी जो शेयर है जो हिंडाल्को सेल उनमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है क्योंकि कमोडिटीज़ की प्राइस गिर रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डॉलर के सामने हमारा रुपया जो लगातार गिर रहा है और एफआई की तरफ से जो नई नई बिकवाली हो रही है उसकी वजह से रिकॉर्ड लो हो रहा है। ये सबके मामला जो है वो एफआई की वजह से जो इंडियन रुपीज़ कमज़ोर हो रहा है क्योंकि एफआई की तरफ से लगातार बिकवाली हो रही है। तो आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता का कहना है कि जो अगले सप्ताह में बाजार की दिशा तय करेगा वो रुपया और डॉलर के डेविएशन के ऊपर महन उसका रोल होगा। तो आने वाले समय में रुपीज़ क्या होता है, मजबूत होता है और डॉलर का क्या रहता है, उसके हिसाब से ही बाजार की दिशा तय होगी। यूएस के जो महंगाई के जो आंकड़े हैं वो भी इसके ऊपर असर डालेंगे। ऐसे में डॉलर में आने वाली कोई भी गिरावट हमें मुनाफा वसूली में ला सकती है, यानी और भी हमारा रुपया कमज़ोर हो सकता है। फ्रेंड्स, मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि बाजार में इस समय ओवरसोल्ड हो सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में हमें भारतीय इक्विटी बाजारों में मैफोन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी एफपीआई की तरफ से होने वाली बिकवाली थोड़ी धीमी पड़ सकती है। यानी आने वाले दिनों में जिस तरह से काफ़ी बिकवाली हो चुकी है, ओवरसोल्ड हो चुका है, तो एफपीआई यानी बड़े जो फंड इन्वेस्टर है वो अपनी बिकवाली थोड़ा रोक सकते हैं। और आप देखो कि 2022 में एफपीआई ने भारतीय बाजार से करीब 1.48 लाख करोड़ रुपये की बिकवाली ऑलरेडी कर दी है और इसमें से भी 20,800 करोड़ रुपये की बिकवाली तो मई महीने में ही उन्होंने 2 सप्ताह में कर दी है। और मई महीने का लगातार 8वां महीना जब लगातार जो बड़े फंड हाउस विदेशी है वो लगातार नेट सेलर बने हुए, तो अब ज़्यादा दिन तक वो बिकवाली नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा बिकवाली कर दी है तो वहाँ से बिकवाली रुकेगी तो बाजार में कुछ पॉजिटिव संभावना बनेगी। रिलायंस सिक्योरिटीज़ की तरफ से मिथुल शाह का कहना है कि आगे भी हमें भारतीय बाजारों में एफपीआई की तरफ से बिकवाली जारी नज़र आ सकती है, लेकिन जो बिकवाली हो चुकी है उतनी बड़ी बिकवाली अब नज़र नहीं आएगी। धीरे धीरे एफआई की तरफ से आप देखो तो बिकवाली थोड़ी कम होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में बाजार में कुछ संभलने की शुरुआत हो सकती है, बाजार को बॉटम दिख सकता है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से केवी विजय कुमार का कहना है कि मई महीने में एफपीआई की बिकवाली जारी रही है क्योंकि पूरी तरह के बाजार कमजोर नजर आ रहे थे। ऐसे में एफपीआई ने बिकवाली जारी रखी है और लेकिन आने वाले समय में इनकी जारी तो रह सकती है बिकवाली, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा कम हो सकता है, यानी जो जिस रफ्तार से बेच रहे हो उसमें कमी आएगी। इसी तरह से एचडीएफसी सिक्योरिटीज के दीपक जसानी का कहना है कि भारत में एफपीआई की बिकवाली की मात्रा ग्लोबल मार्केट पर निर्भर करेगी। इसी तरह से वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बॉलिंजर का कहना है कि एफपीआई की सेलिंग पर यूएस बॉन्ड यील्ड का भी असर पड़ता है, तो इस समय अच्छे रिटर्न दे रहे। उन्होंने आगे कहा कि इस गिरावट के बाद भी भारतीय बाजार का वैल्यूएशन अभी भी सस्ता नहीं है। 16 गुणे लंबे अवधि के औसत के मुकाबले निफ्टी का वैल्यूएशन अभी भी ज़्यादा है, जो निश्चित तौर पर विदेशी निवेशकों को आकर्षक नहीं लग रहा है। यानी अभी भी जो एफपीआई को लगता है कि हमारा बाजार अभी भी महंगा है और इस वजह से उनका नया निवेश आने की संभावना फिलहाल थोड़ी कम लग रही है। विनीत बॉलिंजर की तरफ से जो कहा जा रहा है कि रिटेल निवेशकों को सलाह है कि इस समय बाजार में बहुत एग्रेसिव तरीके से खरीदारी न करें। पूरी दुनिया में इस समय जोखिम में बचने का माहौल है। ऐसे में एफपीआई बाजार में आने वाली किसी भी उछाल पर बिकवाली करते नजर आएंगे, तो आपको इस समय संभल के रहना है। बाजार के जानकारों का कहना है कि इस समय एफपीआई ऐसे देश को पसंद कर रहे हैं जो कमोडिटी का उत्पादन करते हैं, वो भारत में जैसे कमोडिटी का एक्सपोर्ट करने वाले देशों से दूरी बना रहे हैं। ऐसे में हमें सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये राय निकल के आ रही है बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट की तरफ से। सैमको सिक्योरिटीज की यशा शाह का कहना है कि नतीजों का मौसम अपने शिखर पर पहुंच गया है। दलाल स्ट्रीट पर इस समय ग्लोबल संकेतों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यानी जो भी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बाजार चल रहा है। अगले सप्ताह भारत में जो होलसेल महंगाई के आंकड़े नजर आएंगे। एलआईसी का आईपीओ भी बाजार में लिस्ट होगा। इसके अलावा बाजार में कोई और बड़ा इवेंट नहीं होने वाला है। ऐसे में किसी पॉजिटिव ट्रिगर के अभाव में भारत में बाजार में जो दबाव है वो बना रह सकता है। अगले सप्ताह हर उछाल पर बिकवाली होती हुई नजर आएगी। जैसे तेजी बनेगी तो फिर बिकवाली भी होगी। निवेशकों को सलाह है कि इस उठापटक भरे माहौल में बॉटम फिशिंग को ढूंढने की कोशिश ना करें और तूफान के ठंडे पड़ने का इंतजार करें और फिर इस समय आप साइडलाइन बने रहे। तो लगभग आप देखोगे तो सबकी राय यही है कि बाजार में आपको इस समय एग्रेसिव खरीदारी की तरफ से बचना है। कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से अमोल अठावले का कहना है कि ट्रेडर्स के लिए 15,900 का स्तर अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी इसके नीचे फिसलता है तो फिर 15,650 का स्तर भी हमें देखने को मिल सकता है और वही निफ्टी 15,900 का स्तर पार कर ले तो फिर ये ट्रेंड हमें बदलाव होता हुआ नजर आएगा और ऊपर की तरफ निफ्टी हमें 16,100 और फिर 16,300 तक का स्तर दिखाने को तैयार हो सकता है। तो ये फिलहाल इसके स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो इस समय आपको सबकी राय यही है कि वेट एंड वॉच करना है। फिलहाल निफ्टी का जो स्तर है वो 15,782 पर है, तो एक बार ये 15,800 को पार करेगा तो कुछ पॉजिटिव माहौल बनने की संभावना होगी। इसलिए इस समय सबकी राय यही निकल के आ रही है कि आपको इसमें एग्रेसिव खरीदारी नहीं करनी है
और आपको इस समय मजबूत शेयरों में दाव लगाना है, जो इस बड़ी गिरावट में भी तेज़ी से आगे भागे, उन स्टॉक में ही दाव लगाना, क्योंकि गिरावट भी हो जाए उस स्टॉक में आपका निवेश डूबने की संभावना कम होगी। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक आपको ऐड करने चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं लेकिन वैल्यूशन अच्छी है, फंडामेंटली मजबूत है, वो भी आपको ऐड करने चाहिए। तो ये 80-20 का फॉर्मूला अपना के आप अपने लॉस को भी कम कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।